सीएम योगी आदित्यनाथ घोषित चुनाव में करेंगे जनसभा। सीएम की रैली को लेकर पार्टी ने शुरू की तैयारियां। बीजेपी के नेताओं का लगा है जमावड़ा। राहुल गांधी मैसूरू में गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन करेंगे। हर महीने परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मिलेंगे। चुनाव में घोषणा की थी। मणिपुर में फिर गोलीबारी, 2 वॉलंटियर्स की मौत। विष्णुपुर चुरचांदपुर बॉर्डर पर हमलावरों ने किसानों को बनाया निशाना, 7 लोग घायल। आज से 200 रुपए कम कीमत में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 रुपए की रियायत। देश भर में लागू हुए नए दाम। बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराए स्कॉर्पियो, 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। नींद आने से हुई दुर्घटना। कानपुर के ग्रीन पार्क में आज से यूपी T20 लीग का आगाज। पहले मैच में कानपुर स्टार्स की नोएडा किंग्स से भिड़ंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों का, जहां खबर लखनऊ से है। यूपी में आज वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में काम ठप। जिला अदालतों में भी न्यायिक कार्य रुका। कल हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हड़ताल, काम रुका। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में काम ठप। जिला अदालतों में भी न्यायिक कार्य रुका। कल हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हड़ताल, काम रुका। लाठीचार्ज की घटना से आक्रोशित वकीलों ने की हड़ताल। महिला अधिवक्ता पिता पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में आज वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में काम हुआ ठप। जिला अदालतों में भी न्यायिक कार्य रुका। कल हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हड़ताल, काम रुका। हापुड़ में पुलिस ने वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। वकीलों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस। 15 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ केस हुआ दर्ज। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट, अन्य धाराओं में किया गया केस दर्ज। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान कल हुआ था लाठीचार्ज। लाठीचार्ज की घटना से आक्रोशित वकीलों ने की हड़ताल। यूपी में आज वकीलों की हड़ताल। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में काम हुआ ठप। बता दें कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए हड़ताल की है। साथ ही इस हड़ताल का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है।
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस स्ट्राइक का, इस हड़ताल का समर्थन किया है। जिला अदालतों में न्यायिक कार्य रुक गया है। यूपी में सारे वकील हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बता दें कल हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हड़ताल है, वहां का भी न्यायिक कार्य रोक दिया गया है। हापुड़ में पुलिस ने कल वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसके विरोध में आज ये हड़ताल की जा रही है। वकीलों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें 15 नामजद और 200 अज्ञात के समेत केस दर्ज किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों से मारपीट, अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस हड़ताल का इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। बता दें कि मेरठ में वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए कचहरी में मौजूद पुलिस वालों को परिसर से बाहर कर दिया गया है। यह हड़ताल हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की वजह से की जा रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी हड़ताल कर दी गई है, जिसका काम रोक दिया गया है। हापुड़ में पुलिस ने वकीलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिस बात पर आज हड़ताल की जा रही है। वकीलों के खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। 15 नामजद समेत 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हड़ताल के चलते न्यायिक काम रोक दिया गया है। यूपी में आज वकीलों की हड़ताल हो रही है। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों का काम ठप हो गया है। सारा न्यायिक कार्य रोक दिया गया है। जिला अदालतों में भी न्यायिक कार्य रोक दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमन त्यागी जुड़े हुए हैं। अमन, क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये मामला 5 दिन पूर्व का है, जहां पर एक महिला अधिवक्ता व उसके पिता कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में कांस्टेबल बाइक पर जा रहा था। साइड ना देने की वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ, जिसको लेकर जो महिला अधिवक्ता है उसने पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की, उसकी जो है नेम प्लेट को उखाड़ दिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। जब इसने थोड़ा विकराल रूप लिया तो पुलिस ने इस पर मुकदमा, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद जब ये 2 दिन पूर्व एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा से मिले तो इन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई ना होने के चलते इन्होंने चक्का जाम का आह्वान कर दिया। आह्वान करने के बाद कल ये शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। कुछ वकील जो है हापुड़ नगर कोतवाली में जाकर एंट्री कर जाते हैं और वहां पर सीओ अशोक सिसोदिया से कुछ बदतमीजी भी करते हैं। जो बात इतनी बढ़ जाती है, जो राहगीर थे उनसे भी बदतमीजी की गई, लेकिन जब पुलिसकर्मी उन्हें बचाने आया तो वकील अधिवक्ताओं द्वारा उस पुलिसकर्मी पर भी हमला किया गया। तो पुलिस को बचाव करते हुए लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें काफी अधिवक्ताओं को, कम से कम 2 दर्जन अधिवक्ताओं को चोटें आई हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और अब धीरे धीरे ये अधिवक्ताओं का जो ये पूरा मामला है, ये एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है और इसमें जो है अलग अलग पार्टियां भी दावेदारी कर रही हैं। और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन वकीलों का धरना प्रदर्शन रहेगा शांतिपूर्वक, और जो भी है हापुड़ के अधिवक्ताओं का इसमें समर्थन किया गया है। जी साथ ही अमन, इस विरोध प्रदर्शन में आरोप प्रत्यारोप का भी एक जो सिलसिला है वो चालू हो गया है। वकीलों का कहना है कि महिला और उनके पिता से जो है अभद्रता की थी पुलिस ने, तो वहीं पुलिस वालों का कहना है कि कल हापुड़ में प्रदर्शन के दौरान जो वकील है उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। कुछ इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ था तो इसमें जो है संगीन धाराओं में महिला अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, 4 धाराओं में। इसको लेकर जब वो अधिवक्ता हापुड़ एसपी से मिले तो उन्होंने जो है अधिवक्ताओं ने हापुड़ एसपी से कार्रवाई के लिए बात करते हुए जो कांस्टेबल है उसको सस्पेंड और जो हापुड़ कोतवाली नगर के एसएचओ हैं उनको सस्पेंड करने की बात कही। जब ये बात नहीं मानी गई तो इन्होंने धरने का चक्का जाम का एक आह्वान किया। आह्वान करने के बाद कल ये शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। धरना देने के बाद कुछ अधिवक्ता जो है कोतवाली हापुड़ नगर में एंट्री कर जाते हैं, जहां पर सीओ खुद मौजूद थे। तो जहां पर अधिवक्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी भी की। देखते हुए जब एक राहगीर अपनी परेशानी बताने इन अधिवक्ताओं के पास आया तो इन अधिवक्ताओं ने उस वकील के साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद जब उसको कांस्टेबल बचाने आया तो उसको भी सड़क पर घेर कर इन अधिवक्ताओं ने पीटा। फिर जब उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज की है और जो यहां पर पूर्व जो अध्यक्ष हैं अजीत चौधरी, अनम्यूट कर लीजिए अमन। जी, इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है, जिसके चलते न्यायिक कार्य भी रुक गए हैं। उससे लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही क्या कुछ किए जा रहा है जिससे न्यायिक कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके? जी, आपको बता दें जिस तरह हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो वकील हैं आज धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, उन्होंने न्यायिक कार्य से विरत होकर बैठ गए हैं। उसी तरह लखनऊ में भी जो भी यहाँ पर बार है उन्होंने भी उस हड़ताल का पूरी तरह समर्थन किया है। और आज जो सरोजनीनगर यहाँ तहसील है, इसके जो अध्यक्ष है बार एसोसिएशन के राजेश कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि तहसील के सारे कामकाज यहाँ पर वकीलों ने ठप किया है। वकील जो है किसी कामकाज में नहीं लगे हुए हैं। तो जहां तक देखा जाए तो आज ये पहली दिन का ये हड़ताल है, तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था अलग से नहीं की गई है। और जो काम राजस्व के द्वारा होने हैं वो अपने आप जो होने हैं वो हो रहे हैं। बाकी वकील जो है न्यायिक कार्य से विरत हैं। इसके साथ ही साथ जो लखनऊ में हाई कोर्ट है या लखनऊ सिविल कोर्ट है, वहां पर भी वकीलों ने जो है आज हड़ताल किया हुआ है, जिससे जो वहां पर फरियादी आए हुए थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कई लोगों की आज डेट लगी हुई थी, तो वो डेट पे वहां पर लोग पहुंचते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि आज वकीलों की हड़ताल है तो काफी दिक्कतों में वो आते हैं, क्योंकि काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर न्याय के लिए आते हैं। और जब इस तरह की हड़ताल होती है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कल जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं वकीलों का भी हाथ रहा और पुलिस और वकीलों का जो झड़प हुई थी उसमें बाद में जो वकीलों ने उग्र रूप लिया उसके कारण ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और एफआईआर की कार्रवाई करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं वकीलों को भी इस बारे में समझना होगा कि जो भी बातें होती हैं, तो अगर ये हड़ताल तक जब बात पहुंचती तो कहीं ना कहीं जो उनके जो फरियादी हैं और उनके जो मुवक्किल उनको ही काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, साथ ही पवन, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं या फिर जो वकील है वो आक्रोशित होते दिख रहे हैं? साथ ही प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए? देखिए, आपको बता दें लखनऊ में जो भी यहाँ पर कोर्ट है वहां पर प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। कोर्ट के बाहर जो है पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। अभी तक वकील जो है शांतिपूर्ण ढंग से ही अपना जो है विरोध जता रहे हैं और न्यायिक कार्य से विरत हैं। अभी उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं शुरू किया, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। आगे क्या रणनीति बनाई जाती है इस पर जो है देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ये हड़ताल है और वकील इसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, रुक कर लेते हैं अमन का। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कल ही ऐलान कर दिया गया था कि पूरे यूपी में आज के दिन हड़ताल होगी, तो क्या प्रशासन ने कुछ इंतजाम नहीं किए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि हम इस हड़ताल को रोक सके? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जब से कल ये लाठीचार्ज मामला हुआ है और पश्चिमी यूपी में इसका जो है समर्थन किया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के भी पैर फूले हुए हैं। और दूसरी बात है कि पहले ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, उसके बाद एकदम ऐसा क्या हुआ कि जो लाठीचार्ज करनी पड़ी। कहीं ना कहीं असुविधा लोगों को हो रही थी कि पूरा जहां ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हैं और अधिवक्ताओं की भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि आज पूरे यूपी में वकील जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हापुड़ में हुए इस बवाल के बाद आज पूरे यूपी में वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही सारे न्यायिक कार्य भी आज रुक गए हैं। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या सुमंगला योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं। में 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को 2000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 5वें चरण में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर बेटियों को 3000 रुपए और 6वें चरण में 5000 रुपए उन बालिकाओं को दिए जा रहे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके स्नातक में प्रवेश लिया हो। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस अभिनव पहल से 16,24,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। महिला सुरक्षा और सम्मान के साथ ही स्वावलंबन के नए अवसर उपलब्ध कराने में भी मील का पत्थर साबित हो रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बेटियां हैं हर घर की शान, उत्तर प्रदेश की यही पहचान। स्कूल के माध्यम से आपने कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और अब बारी है यहाँ पर जो लाभार्थी बैठे हैं वो अपने दिल की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आवाज दे रही हूँ सुश्री रत्ना मिश्रा जी को। खड़े हो जाएं, माइक पहुंचाएं वहां तक, आप तक पहुंचाया जा रहा है। अपनी बात कहें। सर्वप्रथम मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ के सभी अभिभावकगण का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष है कि इतने पावन शुभ अवसर पे आज हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, हमें जो है इस कन्या सुमंगला योजना के तहत बहुत लाभ प्राप्त हुआ, जिससे कि हमारी शिक्षा के लिए सर शुभ अवसर प्राप्त हुआ, सर बहुत लाभ प्राप्त हुआ और जिससे सर हमारा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ा। इससे सर हमें जो है हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। SDM UPPCS करना चाहती हूँ, एग्जाम क्वालिफाई करना चाहती हूँ। सर मैं पहले सोचती थी कि मैं अपने सपने को कैसे साकार कर पाऊंगी, पर सर इस योजना के तहत सर हमें उत्साह और बल मिला और मुझे सर अपने पर विश्वास हुआ कि सर मैं अपने सपने को जरूर साकार कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इधर तीसरे ब्लॉक। अक्षरा कुशवाहा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग को प्रणाम करना चाहूँगी। मेरा नाम अक्षरा कुशवाहा है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से मुझे बहुत लाभ मिला है और इस योजना के कारण मुझे अपने सपने को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का बल मिला है और मुझे जज बनना है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने हम जैसे निर्धन कन्याओं के लिए ये योजना बनाई। और मैं आवाज दूंगी शिवांशी विश्वकर्मा को। शिवांशी विश्वकर्मा आगे, बहुत छोटी सी बालिका है।
मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ संस्कृत का। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शिवांशी विश्वकर्मा। अहम षष्ठौ कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज। अद्य अहं भवता सम्मुखे एकं काव्यं प्रस्तुतं कर्तुं गच्छामि। अतः आरभ्यताम्। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका। जयत्वकामनायुता विजेत्र गीतगायका। स्वतंत्रता प्रवर्तका स्वतंत्र देश रक्षका। स्वतंत्रता सुवर्णजन्य वर्णमोदवर्धका। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका। जयत्वकामनायुता विजेत्र गीतगायका। अशोकचक्र शोभिता करे ध्वजा त्रिवर्णिका। हृदि प्रताप वीरता अदम्य साहसान्विता। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका। जयत्वकामनायुता विजेत्र गीतगायका। नमार्गरोधने क्षमा समुद्र पर्वतातिका। समस्त वैरिनाशका यथा सुवीरसायका। पदं पदं प्रवर्धते किशोरगुल्मसैनिका। जयत्वकामनायुता विजेत्र गीतगायका। इस योजना से क्या लाभ मिला बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे इस योजना से बहुत लाभ मिला है। मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। आत्मनिर्भरता बढ़ी है। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ और यह मुझे आकर लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आवाज देंगे। और आज मेरा जन्म दिवस भी है। अरे वाह, जोरदार तालियां उसके लिए। तो यहाँ कन्या सुमंगला योजना में सम्मिलित होने लखनऊ पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 13 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबर दिल्ली से है। शोहदे से परेशान होकर बच्ची ने उठाया कदम। कई दिनों से बच्ची को परेशान और पीछा कर रहा था शोहदा। परेशान लगातार घर वालों को भी दे रहा था आरोपी। कई दिनों से बच्ची को परेशान कर रहा था और पीछा कर रहा था शोहदा। घर वालों को भी परेशान कर रहा था आरोपी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भारतनगर का मामला। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 13 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शोहदे से परेशान होकर बच्ची ने उठाया ये कदम। कई दिनों से बच्ची को परेशान कर रहा था आरोपी। साथ ही कई दिनों से बच्ची का पीछा कर रहा था आरोपी। घर वालों को भी लगातार परेशान कर रहा था। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जसविंदर सिंह जुड़े हुए हैं। जसविंदर, क्या कुछ है पूरा मामला और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि इसमें अभी जो मुजरिम है उसकी अभी पुलिस तलाश में है। ये 13 साल की बच्ची थी जिसको एक तरफा प्यार करता था। ये लड़का 22 साल का युवा था। ये तो लड़की को काफी परेशान कर रहा था ये, और उसके घर पे घर परिवार वालों को धमकी देता था कि इससे मेरी शादी करवाओ। लेकिन परिवार ने कहा कि ये लड़की अभी नाबालिग है, हम आपकी इससे शादी कैसे करा सकते हैं। तो इस लड़की को काफी परेशान कर रहा था। कंप्लेंट भी की थी पुलिस में लड़की परिवार वालों ने,
तो पुलिस ने एक दिन के लिए लड़के को थाने में बैठाया, लेकिन रात में फिर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद लड़का जैसे ही एरिया में आया, उसने फिर से लड़की को परेशान करना चालू कर दिया और लड़की ने इससे तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अभी, और इसकी तहकीकात कर रही है पुलिस। और जो इसमें कहने वाली बात यह कि पुलिस को अगर पहले ही इस पर कोई कार्रवाई करती तो इस बच्ची की इसमें जान नहीं जाती, क्योंकि पुलिस ने इसमें लापरवाही दिखाई है, इसलिए इस बच्ची की इसमें जान गई है। जी साथ ही क्या अभी तक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? और एक बार जब पहले ही आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसके बाद इतनी लापरवाही के बाद बच्ची ने ये कदम उठा लिया है, तो अभी क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी उस पर? ये पुलिस इसमें अब सख्त नजर आ रही है। पुलिस उस आरोपी की तलाश कर रही है और घर पर उसके दबिश दी गई है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन परिवार जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी एक 13 साल की बच्ची है जिसने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस अगर इस पर पहले ही कार्रवाई करती तो इसमें बच्चे की जान शायद नहीं जाती, लेकिन एक पुलिस की अगर उस टाइम अगर कार्रवाई कर लेती तो इस इतनी बड़ी घटना ये नहीं घटती। जी, अभी तक क्या ये जो पूरा मामला है वो आला अधिकारियों के संज्ञान में आया है? ये बिल्कुल आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, और पूरी पुलिस, क्योंकि G20 में भी पुलिस उधर लगी हुई है, क्योंकि थाने में भी पुलिस कम है, इसलिए जो भी आला अधिकारी है इस मौके की पूरी तफ्तीश कर रहा है इस मामले की, और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि इस मामले पर एक बार और आरोपी को एक दिन के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे शाम को ही छोड़ दिया गया था। पुलिस की लापरवाही है ये, अगर पहले से ही इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई की गई होती तो शायद वो बच्ची आत्महत्या ना करती। फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो आला अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है। आरोपी की जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपी को ढूंढा जा रहा है, ढूंढने के बाद गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली से खबर बता रहे थे, जहां 13 साल की बच्ची ने शोहदे से परेशान होकर की आत्महत्या। शोहदे के पीछा करने से परेशान थी बच्ची। खबर लखनऊ से है, जहां कल मुंबई जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कल मुंबई जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे जयंत। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में रहेंगे जयंत। पूर्व एमपी शाहिद सिद्दीकी भी जयंत के साथ जाएंगे मुंबई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में रहेंगे जयंत। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे जयंत चौधरी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में गठबंधन की होगी बैठक। खबर लखनऊ से, जहां कल मुंबई जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे जयंत। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में रहेंगे जयंत। पूर्व एमपी शाहिद सिद्दीकी भी जयंत के साथ जाएंगे मुंबई। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में रहेंगे जयंत। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घोषी चुनाव में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ घोषी चुनाव में करेंगे जनसभा। घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अब घोषी में सियासी पारा और गर्म करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम की रैली को लेकर पार्टी ने शुरू की तैयारियां। घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अब घोषी में सियासी पारा और गर्म करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम की रैली को लेकर पार्टी ने शुरू की तैयारियां। दूसरी ओर संगठन बीजेपी के नेताओं का लगा हुआ है जमावड़ा।
खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घोषित चुनाव में करेंगे जनसभा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरमान आशीष जुड़े हुए हैं। अरमान, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जो योगी हैं वो जनसभा करने वाले हैं। चुनाव को लेकर जो सियासी पारा है वो दोनों तरफ ही चढ़ चुका है, चाहे हम सपा की बात करें चाहे भाजपा की बात करें। और अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा के कई गद्दावर नेता घोसी में दौरा कर चुके हैं। अगर हम बात करें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार घोसी का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बताया जा रहा है वो अभी शेड्यूल तो नहीं किया गया, लेकिन संभवतः ये माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जनसभा घोसी में कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो बीजेपी का सामना है वो पीडीए गठबंधन के साथ है। कि तो आपको ये भी बताना चाहेंगे जो अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो अखिलेश यादव जो है वो लगातार घोसी दौरा कर रहे हैं और अपने पीडीए गठबंधन को देखने की मजबूत करने की पूरी तैयारी में है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा शेड्यूल किया गया है। आपको बता दें कि जो भाजपा है वो भी कहीं ना कहीं जो घोसी उपचुनाव है उसको हारना नहीं चाहती, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा घोसी में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा लेंगे, वहां पे तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलके उनको मजबूत करने की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही घोषित जो सीट है उस पर सपा और बीजेपी के बीच जो है वो चुनावी टक्कर काफी जोरदार देखने को मिल रही है और पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव भी वहां पर जाकर जनसभा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अब कल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं जनसभा करने। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वैसे भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, तो उसको लेकर के जनता का रुख है वो किस तरफ रहेगा? अवंतिका, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, एक बार फिर से। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां पर जनसभा करने, उससे पहले अखिलेश यादव भी जनसभा कर चुके हैं। बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है उस सीट पर, तो क्या योगी जब जाएंगे तो जो जनता है उसका रुख किस तरफ ज्यादा रहेगा, बीजेपी की ओर या सपा की ओर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार जो थे वो दौरा कर रहे थे घोसी उपचुनाव को देखते हुए, लगातार घोसी का वहीं उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा होनी है वो बड़े स्तर पे होनी है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनकी जो जनसभा होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मजबूत करेगी, जो कि हालांकि उनका ज्यादातर फोकस जो बूथ स्तर रहेगा उस पर रहेगा, क्योंकि बूथ स्तर पे काफी जो बूथ स्तर का जो अध्यक्ष होता है उसकी पकड़ काफी मजबूत होती है, तो बूथ स्तर को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ पीडीए है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहीं, और जो आपको बता दें कि जो क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है तो एक तरीके से तो बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषित चुनाव में जनसभा करने जाएंगे। साथ ही उससे पहले भी अखिलेश यादव ने दौरा किया है वहां का। इसके चलते अब कल की जो जनसभा है वो देखने लायक होगी कि जनता का जो झुकाव है वो किस तरफ रहता है, क्योंकि घोषित चुनाव सीट पर सपा और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सीएम की रैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। दूसरी ओर संगठन बीजेपी के नेताओं का लगा हुआ है जमावड़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी चुनाव में करेंगे जनसभा।
घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। अब घोषी में सियासी पारा और गर्म करने जाएंगे सीएम। सीएम की रैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां की तेज। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ घोषी में चुनाव करेंगे जनसभा। घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। घोषी में सियासी पारा और गर्म करने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ को के आने में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बागपत, बाराबंकी, हापुड़, बुलंदशहर में नए प्लांट। हाथरस में एक और बरेली में 2 प्लांट बनेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में बनेंगे दुग्ध के नए प्लांट। इस साल नए 7 डेयरी प्लांट पर काम शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा, 6 नए प्लांट पर काम शुरू कर देंगे। बागपत, बाराबंकी, हापुड़, बुलंदशहर में बनेंगे नए प्लांट। हाथरस में 1 और बरेली में 2 प्लांट बनेंगे। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में बनेंगे दुग्ध उत्पादों के लिए 6 नए प्लांट। इस साल नए 6 डेयरी प्लांट पर काम शुरू कर देंगे। बागपत, बाराबंकी, हापुड़, बुलंदशहर में नए प्लांट। खबर पटियाला से है, जहां मामूली विवाद में युवक की हत्या। घर के बाहर कुत्ते को भगाने को लेकर हुई बहस। तेजधार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। बता दें कि घर के बाहर कुत्ते को भागने को लेकर हुई बहस। तेजधार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। तेजधार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने महिलाओं को भी किया जख्मी। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव उदयपुर दीवानवाला का मामला। खबर पटियाला से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में युवक की हत्या। घर के बाहर कुत्ते को भागने को लेकर हुई बहस। तेजधार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। छोटी उम्र ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਜੇ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿ ਆਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀਸੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਕਤਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, 7 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। खबर मोगा से है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर हरजोत कमल को विजिलेंस की ओर से सम्मन जारी किया गया है, जिसमें आज अगस्त को मोगा विजिलेंस दफ्तर से सुबह 10 बजे हाजिर होने को कहा गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व विधायक डॉक्टर हरजोत कमल पर ग्रांट में घपला होने के आरोप लगे हैं। जब वह कांग्रेस के विधायक थे, तब उन्हें जो ग्रांट मिली थी उसमें वह ग्रांट में हुए घपले के चलते विजिलेंस की ओर से पूछताछ की जाएगी। विजिलेंस की ओर से डॉक्टर हरजोत कमल को 10 बजे विजिलेंस दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर हरजोत कमल इस समय भारतीय जनता पार्टी में सीनियर हैं।
बलाचौर नवाशहर हाईवे पर गांव गढ़ी कानूनगो के बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल पर अज्ञात हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियों से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात लोगों ने अचानक गोलियां चला दी, जिससे नरेंद्र सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी गढ़ी कानूनगो और नविंदर पाल सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी गढ़ी कानूनगो गंभीर रूप से घायल हो गए। बस स्टैंड के पास खड़े लोग उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। रुक करते हैं लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में शिरकत करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृवंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें मातृत्व का गुण हो और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है। उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने की पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अब यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है, मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है
वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था, क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं, वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। और इस दृष्टि से मैं इस बात को देखता था। मैं बुंदेलखंड गया था, मैंने देखा कि कुछ बालिकाएं स्कूल जा रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने पूछा, वहां पे उन बेटियों से मैंने पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा स्कूल। तो मैंने कहा स्कूल कहां पढ़ती हो? तो उन्होंने बताया यूनिफॉर्म, कपड़े भी ठीक नहीं थे, नंगे पैर चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम केवल बेटी बेटी स्कूल जाते हैं, बेटे कहां हैं, बच्चे कहां हैं? तुम्हारे भाई होंगे और भी परिवार के लोग होंगे, कहां हैं? और लोग कहां नहीं, वो भाई है ना, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया है, मेरा यहां। फिर मैंने कहा तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है क्या? भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है? कहां नहीं, उसके लिए जूते आए हैं, और जूता पहन के जाता है। हम बेटी है ना। ये बात सचमुच हम लोगों को चुभी, और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा। और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज हमारे पास 17-18 में था। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात, इसमें विसंगतियां थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर बेटे और बेटों के बीच में जो प्रदेश के अंदर 1000 की आबादी में अंतर था, इस अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की। 38 अंकों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या में वृद्धि करके अनुपात में संतुलन लाने में सफलता प्राप्त की। और यह भी हम देखते थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब होते थे, तो उस हेल्थ सर्वे में 15-16 में नवजात शिशुओं की ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। इसमें से नेशनल एवरेज से बहुत खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का था। स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर कन्याएं थी। लेकिन जब कार्य हुआ, आज परिणाम है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति में सुधार हुआ है, और नेशनल एवरेज से भी अच्छा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में
उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, काफी हद तक नियंत्रित करने में और नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचने में सरकार को मदद मिली, तो मातृ मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के बराबर करने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी बेटी में यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार के टीकाकरण की कार्रवाई इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2000 रुपए उस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी छठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। तो यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना में शिरकत करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही यहाँ पर पहुंचे लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी। तो लाभार्थियों इस कार्यक्रम में जो लाभार्थी पहुंचे थे उनकी बच्चियों ने भी राखी बांधी मुख्यमंत्री को। बता दें कि कन्या सुमंगला योजना में शिरकत करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें सीएम ने लाभार्थियों को चेक भी बांटे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नेशनल हाईवे 130 में गोंगपा द्वारा किए गए चक्का जाम से जहां लगभग 6 घंटे आवागमन पूरी तरह बंद रहा। वहीं रक्षाबंधन त्योहार को लेकर अपने घर जाने वाली बहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जाने वाली बसों के पहिए घंटों थमे रहे। कुछ बस यात्रियों ने पैदल चलकर अन्य साधनों से अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने प्रशासन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम लोग राखी में घर जा रहे हैं और यहाँ पर आने से चक्का जाम में घंटों से फंसे हैं। यहाँ पर ना पानी मिल पा रहा है और ना ही खाने का सामान। बच्चे भी भूख की वजह से रो रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के कुछ ही दिन बचे हैं और पार्टियों में बैठकों का दौर जोर जोर से शुरू हो चुका है। ऐसे में भाजपा ने चुनाव की तैयारी आरंभ करते हुए 21 विधानसभा से उम्मीदवार को घोषित करते हुए एक तरह से बिगुल को फूंका है। आज इसी तारतम्य में कटघोरा विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ता की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा पर्यवेक्षक ओपी चौधरी पहुंचे। इस दौरान कटघोरा विधानसभा के सपी मंडल अध्यक्ष, भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में बीजेपी व ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए अलग अलग बातचीत भी की।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा लगातार कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बता दें कि कबीरधाम जिले के भाजपा कांग्रेस के वादा खिलाफी और बढ़ते भ्रष्टाचार के साथ साथ बिजली की अघोषित कटौती जैसे तमाम मुद्दों को लेकर शहर के गांधी मैदान में घंटों तक सभा को संबोधित कर कवर्धा विधायक कार्यालय का घेराव करने निकले थे, जिसे जिला पुलिस बल ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दी। वहीं पुलिस जवान व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमा झटकी भी हुई। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हमारे विधानसभा में बड़ा एरिया वनांचल है। वनांचल में जाके देखें तो अवैध रूप से जो लकड़ी की कटाई हो रहा है वो हमारे पूरे विधानसभा की और पूरे राज्य के लिए चिंता की बात है। आज हम देखें कि पूरे कवर्धा शहर में तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरी विधानसभा में हमारे युवा साथी इंजेक्शन ले रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं और शराब तो ऐसे है कि गली गली जाकर बेचा जा रहा है, घर घर जाके पहुंचाया जा रहा है। इसलिए कि इस मोहम्मद अकबर के निजी व्यक्ति, उनके खास व्यक्ति द्वारा वो ठेकेदार हैं, उनको आगे बढ़ाने के उनके कमाई के लिए आज घर जाकर के शराब को बेचा जा रहा है। और आज देखें, आज 5 साल हो रहा है, एक भी विकास कार्य हमारे ना तो इस विधानसभा ना तो इस शहर में कहीं पे भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और जो इन लोगों ने घोषणा पत्र में जो बोला था उसमें से एक भी घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज विधायक कार्यालय का घेराव रखा गया था। गरियाबंद के अमलीपदर में 4 साल के मासूम को बाइक से टक्कर मारते हुए 1 किलोमीटर तक घसीटने से मौत का मामला सामने आया है। अमलीपदर के कुरलापारा में सड़क किनारे खेल रहे मासूम को पहले बाइक चालक ने टक्कर मारी, जिससे मासूम बाइक के लेग गार्ड में फंस गया। लापरवाह चालक तब तक उसे घसीट कर ले गया जब तक वह लहलुहान होकर बेसुध जमीन में नहीं गिर पड़ा। घायल मासूम को उड़ीसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आक्रोश को देखते हुए आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अलावा उसे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। साइकिल से एक नाबालिग बच्चे को एक्सीडेंट करने की रिपोर्ट पर थाने में अपराध कायम किया गया 279-337 के तहत। और सर, बच्चा कितना साल का था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 2 साल का था। हॉस्पिटलाइज किए थे इनको अमलीपदर, फिर वहाँ से रिफर कर दिए धर्मगढ़ में उनकी मृत्यु हुई। सर, इसमें और क्या धारा जोड़ने की संभावना दिख रही है? इसमें धर्मगढ़ से मर्डर की डायरी आने पर धारा 304 की कार्रवाई की जोड़ी जाएगी और पृथक से आरोपी के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।